बच्चों, हम पाठ 11 देखें तो शरीर के अंदर का आगे का भाग सीख रहे हैं, जिसमें हृदय के बारे में हम अब सीखेंगे। पिछले भाग में हमने क्या सीखा था? पिछले भाग में हमने आंतरिक अवयव और मस्तिष्क गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा, कटी गुहा अर्थात शरीर की गुहाओं और ग्रासनली के बारे में सीखा था। इसके बाद हमने भोजन का पाचन किस तरह से होता है इसके बारे में सीखा था। अब हम हृदय के बारे में सीखेंगे। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हो, ये हमारा हृदय है। आपको ये चित्र बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा हृदय जो है हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है, बहुत छोटा सा होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलता पचकता है। हृदय हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। वक्ष गुहा के बीचों बीच, परंतु थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ हमारा हृदय हमारी हाथ की मुट्ठी से कुछ बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। हृदय की दीवारें लचीली होती हैं। हमारे हृदय में जो हृदय द्वारा हमारे शरीर को सभी रक्तवाहिनियों में से रक्त पहुंचाता है। हृदय जो होता है, रक्त द्वारा ही हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव को भोजन के पोषक घटक और हवा मिलती रहती है। हृदय में निरंतर होने वाले स्पंदनों के कारण ही यह संभव होता है। हृदय के इस स्पंदन के कारण ही उसका आकुंचन और शिथिलन होता रहता है। आकुंचन के समय हृदय से रक्त और रक्तवाहिनियों की तरफ जाता है। रक्त जो रहता है रक्तवाहिनियों की तरफ जाता है। आकुंचन के बाद हृदय पुनः शिथिल हो जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। हृदय में प्रसरण नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों, आपको एक प्रैक्टिकल करना है। हमने एक पहले नया शब्द सीखा इसमें, हृदय का आकुंचन और हृदय का शिथिलन। हृदय का आकुंचन अर्थात हृदय का मूल आकार कम होना, और शिथिलन अर्थात आकुंचित हृदय का पुनः अपने आकार को पुनः प्राप्त करना। अब बच्चों हमें एक प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पर देखो बच्ची प्रैक्टिकल कर रही है। आपको एक लचीले प्लास्टिक से बनाई गई बोतल को लेना है। बॉल पेन की अनुपयोगी रिफिल होती है ना, उसको लेना है, और प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन को बीचों बीच एक छेद बनाना है। बॉल पेन की रिफिल को इसमें छेद में कसकर लगाना है। इसके बाद उस बोतल को पूरा भरना है। रिफिल में लगे ढक्कन को इस बोतल के मुंह पर लगाना है, तो आप देखेंगे कि रिफिल का अधिकांश भाग बोतल के अंदर और एक छोटा सा भाग बोतल के बाहर रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस बोतल को आपको दोनों हाथों से खड़ा करना है और धीरे धीरे दबाना है। तो बोतल को पुनः ढीली छोड़ने पर आप इसमें अंतर देखते हैं। आपको ज्ञात होता है कि बोतल को दबाने पर रिफिल में पानी तेजी से भरा जाता है। दाब कम करने पर पानी का बाहर निकलना बंद हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सीमित अर्थात बंद स्थान वाले द्रव्य पदार्थ पर यदि दबाव डाला जाए तो वह द्रव्य जिस ओर स्थान मिलता है उस तरफ तेजी से गिरता है। अब इस चीज़ से हमें हृदय के कार्यों
के बारे में भी पता चलता है। हृदय के प्रत्येक आकुंचन को हृदय का स्पंदन कहते हैं। यदि हम अपनी हथेली वक्ष के मध्य भाग को थोड़ा बाईं ओर रखें तो हमें हृदय के स्पंदन का एहसास होता है। हम अपना जो हाथ है हार्ट पे रखेंगे बाईं साइड में, तो हमें उन जो हार्ट बीट्स होती हैं, हृदय जब धड़कता है, दिल धड़कता है ना, तो हमें पता चलता है। हमारे हृदय का जो आकुंचन और शिथिलन होता है वो बिना रुके होता है और बारी बारी से होता है। हृदय का आकुंचन होने पर हृदय का रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होने लगता है और रक्त द्वारा हम नाड़ी के स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। हृदय के प्रत्येक आकुंचन को हृदय का स्पंदन कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। हम कलाई के पास स्पर्श करने पर रक्त वाहिनियों के प्रवाहित होने वाले रक्त द्वारा हम नाड़ी के स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने हाथ से उसको अनुभव कर सकते हैं। शरीर चाहे कार्यरत और या विश्रांत अवस्था में हो, नाड़ी का स्पंदन लगातार होता रहता है। मतलब जो हमारा दिल है 24 घंटे काम करता है। दौड़ने पर अथवा व्यायाम करने पर स्पंदनों की गति बढ़ जाती है। अगर हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो जो स्पंदन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बच्चों हम हमारे शरीर के अगले अवयव की तरफ चलते हैं, आंतरिक अवयव की तरफ चलते हैं। फुफ्फुस अर्थात फेफड़े। फुफ्फुस अर्थात फेफड़े। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, ये सारे चित्र जो दिए हैं आपको, सब आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। फुफ्फुस अर्थात फेफड़े। फुफ्फुस जो होता है, जब हम नाक द्वारा शरीर के अंदर ली गई सांस हवा को शरीर के प्रत्येक अंग तक जो अवयव पहुंचाता है, उस अवयव को फेफड़ा या फुफ्फुस कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं वो फेफड़े द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। वक्ष गुहा में दाहिनी ओर तथा बाईं ओर एक फेफड़ा होता है। आप चित्र में देख ही रहे हो। शरीर के अंदर 2 फेफड़े होते हैं और दोनों फेफड़ों के मध्य भाग में हमारा हृदय होता है, दिल होता है। दाहिना फेफड़ा और बाएं फेफड़े में से कुछ बड़ा होता है। जो हमारा दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। बाएं फेफड़े में खोखला भाग होता है। सांस द्वारा अंदर खींची गई हवा श्वास नलिका द्वारा श्वसनी में पहुंचती है और आगे चलकर इसके 2 भाग हो जाते हैं। इसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी ही दोनों फेफड़े में प्रवेश करती है। वक्ष गुहा की पसलियों द्वारा निर्मित जो पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में हृदय तथा फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर देखो चेस्ट पे फेफड़ा बनता है। आप कभी हड्डियों का ढांचा देखोगे तो भी आपको दिखाई देगा जाली जैसा, उसमें हमारा फेफड़ा और दिल हृदय सेफ रहता है। बच्चों अब हम हमारे अगले भाग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का चित्र है। ये शरीर के अंदर का भाग है। आपको पता है खोपड़ी बोलते हैं ना, दिमाग, उसको। मस्तिष्क जो होता है खोपड़ी की खोखले भाग को, मस्तिष्क गुहा में बहुत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी क्रियाओं तथा गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क द्वारा
हमें विभिन्न भावनाओं की जानकारी होती है। मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए मस्तिष्क द्वारा हमें विभिन्न जानकारियों का अर्थ समझ में आता है। जो भी ऑर्डर मिलता है ना, जो भी कार्य करना है हमें, कोई भी कार्य, जैसे हम अगर अपना हाथ भी उठाते तो वो हमें ऑर्डर मिलता है दिमाग से, मस्तिष्क से मिलता है हमें ऑर्डर, और वो हमें वहाँ तक हमें हाथ उठाने का सूचना देता है कि हमें हाथ उठाना है या हमें चलना है या हमें दौड़ना है। मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार होना हमारे लिए बहुत घातक होता है। अगर कोई किसी भी तरह से अगर कोई भी परेशानी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई तो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खोपड़ी के मजबूत कवच द्वारा मस्तिष्क की सुरक्षा होती है। हम जो भी कुछ पढ़ते या सीखते हैं वह मस्तिष्क में स्थायी रूप से सुरक्षित होता है। इसे स्मरण शक्ति कहते हैं। मनुष्य के शरीर में विशेष रूप से मस्तिष्क की रचना बहुत जटिल है। ये जो शरीर में, मनुष्य शरीर में मस्तिष्क जो बनाया गया है वो बहुत जटिल है। तो बच्चों, हमने आज मनुष्य शरीर की बहुत सारी अंतरेंद्रियों के बारे में सीखा और हमारे शरीर की सारी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से हों, इसके लिए ये सारी अंतरेंद्रियां कार्य करती हैं। बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने इस पाठ में सीखा कि शरीर के अंदर होने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण क्रियाएं अलग अलग अव्यय करते हैं। वे अव्यय शरीर के अंदर होते हैं, वे बाहर नहीं दिखाई देते। इन्हें आंतरिक अव्यय कहते हैं। सिर और धड़ के अंदर खोखले भाग होते हैं। इन खोखले भागों में आंतरिक अव्यय सुरक्षित रहते हैं। निगले गए भोजन के गोले को गले में से जठर तथा ग्रास नली पहुंचाती है। इसे भोजन नली कहते हैं। यह वक्ष गुहा में होती है। पूरे शरीर में, हमारे जो पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल फैला हुआ है और जिससे रक्त प्रवाहित होता है। यह हृदय के आकुंचन तथा शीतलन द्वारा होता है। हृदय के आकुंचन के कारण ही रक्त वाहिनियों के अंदर हृदय का रक्त आगे की ओर प्रवाहित होता है। श्वसन द्वारा शरीर के अंदर ली गई हवा जिस आंतरिक अव्यय द्वारा शरीर के अंगों तक पहुंचाई जाती है उसे फुफ्फुस अर्थात फेफड़े कहते हैं। मैंने आपको फेफड़े का चित्र भी बताया। दायां फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। हृदय और फेफड़े वक्ष गुहा में पसलियों के पिंजड़े में सुरक्षित रहते हैं। मस्तिष्क हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक अव्यय है। सिर के खोखले भाग में अर्थात खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क का सुरक्षित स्थान होता है। गतिविधियों पर नियंत्रण करना, भावनाओं की जानकारी होना और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई सूचनाओं के अर्थ समझना मस्तिष्क के कार्य हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने इस पाठ में शरीर के अंदर के आंतरेंद्रियों के बारे में सीखा। ज्ञानेंद्रियाँ और आंतरेंद्रियाँ इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। बच्चों, हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटना होने पर, सिर पर आघात होने पर खोपड़ी में चोट लग सकती है और इसके कारण मस्तिष्क को आघात लग जाए। अगर चोट लग जाए तो हमें स्थायी अपंगता मतलब हम अपाहिज हो सकते हैं या हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए स्वयं चलित दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का शीर्षस्थान अर्थात हेलमेट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। बच्चों, अब हम स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न है, थोड़ा सोचो। खूब तेजी से दौड़ने पर हम क्यों हाँफने लगते हैं? इसका उत्तर है, तेज दौड़ने पर श्वसन की गति बढ़ जाती है, ठीक है, और
तेज़ दौड़ने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे हृदय द्वारा रक्त की अधिक पूर्ति की जाती है। अधिक रक्त की पूर्ति के लिए अधिक हवा की आवश्यकता होती है, इसलिए तेज़ दौड़ने पर श्वसन की गति बढ़ जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा रक्त की हमारा हृदय जो है रक्त की आपूर्ति ज़्यादा करने लगता है, फटाफट करने लगता है, और इसलिए हमारे शरीर की श्वसन की गति बढ़ जाती है। अब आगे प्रश्न है जिसके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, आंतरिक अवयव का अर्थ क्या है? शरीर के अवयव जो शरीर के आंतरिक भाग में होते हैं उसे आंतरिक अवयव कहते हैं। पेट के आंतरिक भाग के 2 खोखले भागों के नाम क्या होते हैं? पेट के आंतरिक भाग के 2 खोखले भागों के नाम उदर गुहा और कटी गुहा होते हैं। वक्ष गुहा में पसलियों के पिंजड़े में कौन सा आंतरिक अवयव होता है? वक्ष गुहा में पसलियों के पिंजड़े में हृदय तथा फेफड़े महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव होते हैं। मैंने आपको सब बताया है। श्वसन के समय छाती अर्थात वक्ष का आकुंचन और शिथिलन क्यों होता रहता है? श्वसन के समय हवा अंदर ली जाती है, बाद में बाहर निकाल दी जाती, इसलिए हमारी छाती का आकुंचन तथा शिथिलन होता रहता है। प्रकृति ने मनुष्य मस्तिष्क के ऊपर खोपड़ी के रूप में कवच क्यों बना रखा है? ये जो है खोपड़ी के ऊपर जो कवच होता है वो प्रकृति द्वारा ही निर्मित होता है। तो हमारे शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव मस्तिष्क है। मनुष्य की सभी जीवन की क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं, इसलिए इसे सबसे अधिक संचरण की आवश्यकता होती है। खोपड़ी से यह सुरक्षा प्राप्त होती है, इसलिए प्रकृति ने मस्तिष्क के ऊपर खोपड़ी के रूप में सुरक्षा कवच दिया है, बना रखा है। अब हम अपने रिक्त स्थान की तरफ चलेंगे। रिक्त स्थान पहला है, भोजन के पाचन का कार्य करने वाले आंतरिक अवयव को क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में कितने फुफ्फुस होते हैं? 2 फेफड़े होते, 2 फुफ्फुस होते हैं। तीसरा, हृदय के प्रत्येक को हृदय का स्पंदन कहते हैं। किसको? आकुंचन को, जो आकुंचन होता है उसको हृदय का स्पंदन कहते हैं। सभी भावनाओं की जानकारी हमारे मस्तिष्क द्वारा होती है और मनुष्य के शरीर की रचना अत्यंत जटिल अर्थात कठिन होती है। अब हमें सही और गलत देखना है। ग्रास नली ग्रसनी वक्ष गुहा में होती है, ये सही है। हृदय का आकार हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है, बिल्कुल सही। मुंह के आकार अर्थात ग्रास को गीला गोला बनाता है। ग्रास अर्थात कौर का गीला गोला बनाता है, एकदम सही। ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी का अर्थ मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है, बिल्कुल सही। अब हमें कारण लिखना है। पहला प्रश्न है, शरीर की रचना ऐसी होती है कि आंतरिक अवयव अपने स्थान पर बने रहते हैं। इसका कारण क्या है? शरीर के आंतरिक अवयव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए उनको उचित सुरक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। इन अवयवों के समीप स्थित गुहाएं ही यह कार्य करती हैं, इन्हें इनके स्थान पर स्थिर बनाए रखती हैं। पूरे शरीर में फैली हुई रक्तवाहिनियों में से रक्त का सतत प्रवाह होना चाहिए। उसका उत्तर है, शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा कोई न कोई कार्य किया जाता है। हर अंग कोई न कोई कार्य करता है। इस कार्य के लिए उस अंग को पोषक पदार्थ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। शरीर में फैली हुई रक्तवाहिनियों द्वारा ही प्रत्येक को ये पोषक पदार्थ मिलते हैं, इसलिए रक्तवाहिनियों में से रक्त का सतत प्रवाह होना चाहिए। मस्तिष्क को अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, आपको मैंने पहले ही बताया।
कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो चोटिल हो जाएगा तो हम अपाहिज हो सकते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। वास्तव में शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं पर मस्तिष्क का ही नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के रोगी होने पर मनुष्य का जीवन तुरंत खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मस्तिष्क का सबसे अधिक संरक्षण होना आवश्यक है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। अब हम जोड़े मिलाव की तरफ चलते हैं। रक्त की आपूर्ति कौन करता है? हृदय। श्वसन का कार्य कौन करता है? फुफ्फुस या फेफड़े। ग्रास को जठर तक पहुंचाने का कार्य ग्रास नली करती है और गतिविधियों पर नियंत्रण मस्तिष्क करता है। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। आपको स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं और उसको अपनी शिक्षिका को दिखाना है।